Ladies and gentlemen, boys and girls from around the world, inspiration continues. आज मेरे साथ एक यंग लड़का है जो कि काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी ज़िद्दी है और जो करना चाहता है वही करना चाहता है। देखते हैं कि क्या चीज़ उसको पैशनेट बनाती है और क्या चीज़ उसको इस पागलपन में इंटरेस्ट देती है। तो बात करते हैं हमारे गेस्ट से, उसामा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे ये बताइए कि आपको किस फील्ड के बारे में जुनून है, मतलब किस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हैं? मैं करियर की बात कर रहा हूँ। करियर वाइज मेरा जो पैशन है वो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक फील्ड के बारे में है और वो है एविएशन। और अगर आप एविएशन में स्पेसिफिकली पूछें तो मुझे काम करने का शौक़ है एज अ फ्लाइट अटेंडेंट। कैबिन क्रू, एयर होस्ट, फ्लाइट स्टीवर्ड, फ्लाइट अटेंडेंट, 3-4 नाम हैं। तो यही क्यों? क्योंकि एविएशन फील्ड के अंदर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोफेशंस हैं, तो सिर्फ यही ख़ास तौर पे क्यों? ये फील्ड ऐसी है जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था जब मैं अपनी अर्ली टीन एज में था। और लकीली मुझे अपनी टीन एज में ही अपने पेरेंट्स के साथ 15 साल की उम्र में फ़्लाई करने का मौका मिला। उससे पहले तक मैं और मुझ जैसे और ऐसे लोग जिनको एविएशन में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है और इंटरेस्ट है तो वो इस फील्ड के बारे में ज़्यादा या इस जॉब रोल के बारे में ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते। बॉयज़ के लिए उन्हें इस फील्ड का बिल्कुल आइडिया ऑलमोस्ट नहीं है। और जब मैंने ट्रैवल किया उस वक्त से पहले तक मैं भी यही समझता था कि लड़के जो हैं एयरक्राफ्ट को सिर्फ फ्लाई कर सकते हैं। और उससे पहले तक मतलब एज अ कैप्टन, उसके अलावा प्लेन में फ़्लाइट के लिए लड़कों के लिए कोई पोजीशन नहीं है। और जब मैंने ट्रैवल किया तो मैंने अपनी नेशनल एयरलाइन में फ़्लाई किया था, तो वहाँ पे मैंने कुछ देखे इस तरह के मेल क्रू जिन उस वक्त मैं नहीं जानता था कि वो क्रू हैं। तो मैं कुछ एज भी वैसी थी और मेरे माइंड में यही आया कि कैप्टन प्लेन छोड़ के आके सर्व क्यों कर रहा है। तो उस टाइम फिर मुझे बिल्कुल मतलब बड़ी एज के थे, आपका मतलब है? वो एज बड़ी नहीं थी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेल यूनिफॉर्म में इस तरह फीमेल क्रू के साथ आपको सर्व करेंगे। और यूनिफॉर्म भी उनका ऑलमोस्ट सेम होता है। उसके बाद जाके जब मैंने वापस आके अपनी जर्नी से थोड़ा सा रिसर्च किया कि वो लोग कौन थे, और मैंने कुछ इस तरह के लोगों से फ्रेंडशिप्स की, एविएशन से रिलेटेड लोग थे, उनसे मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला कि मेल क्रू भी एग्जिस्ट करते हैं। और उससे पहले तक यही मेरे माइंड में सारा इमेज था कि सिर्फ फीमेल क्रू ही एज अ कैबिन क्रू, एज एन एयर होस्ट काम कर सकती है। और जब ट्रैवल करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि मेल क्रू भी होते हैं। और फिर मैंने सोचा कि क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मैं उसके बारे में सोचने लगा। मेरी फैमिली से कोई इस फील्ड में बिलोंग नहीं करता, मैं अकेला हूँ और पहला हूँ। और ट्रैवल के बाद फिर मैंने उनके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, जिसके साथ फ़ीमेल क्रू भी थी, मेल क्रू भी थे। और उसके बाद फिर हमारी फैमिली में से सारी चीज़ें जो है वो रिलेट करती हैं एक दूसरे से। सिर्फ ये पैशन एकदम से नहीं आया। हमारी फैमिली में मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं वो उनका इत्तेफाक हुआ मुल्क से बाहर पहली बार जाने का, और वो दुबई में काम करते हैं। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। तो उनके वहाँ होने की वजह से मुझे दुबई में इंटरेस्ट हुआ कि वाई दुबई। तो मैंने उसको कुछ गूगल किया, उसके बारे में कुछ वीडियोस देखी, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी, कुछ इस तरह की स्टोरीज़ उसके बारे में सुनी। तो क्योंकि सब जानते हैं कि दुबई इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड, और मुझे भी वो अच्छा लगा। और एज अ यंग पर्सन आप बिल्कुल चाहते हैं कि आपको उस एज में इत्तेफाक हो एटलीस्ट वो सब एक्सपीरियंस करने का। आप कुछ करते हैं, आपकी सेटलमेंट होती है नहीं होती वो बात की बात है, लेकिन सब एटलीस्ट इतना चाहते हैं कि मुझे कहीं से मौका मिले कि मैं ट्रैवल करूँ, मैं उस लाइफ को एक्सपीरियंस करूँ। मैं आपकी तरफ आता हूँ इस क्वेश्चन को लेके। मुझे एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि आपकी फैमिली में से कोई भी एविएशन फील्ड में नहीं है? जी बिल्कुल। पढ़ा भी नहीं हुआ? नो। इस फील्ड के बारे में उसने कोई एजुकेशन भी नहीं हासिल की? नो। तो फिर फैमिली से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई होंगी? बिल्कुल प्रॉब्लम्स हुई, और प्रॉब्लम्स बेसिकली अगर देखा जाए तो फैमिली में से ही स्टार्ट हुई थी। क्योंकि बाहर लोगों को इतना इससे कंसर्न नहीं होता कि आपका फ्यूचर क्या होता है, आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे। उनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। वो सिर्फ सुनेंगे और अग्री करेंगे। अगर उनको पसंद आता है तो वो कहते हैं हाँ ये ऐसा है, नहीं पसंद आता तो कहेंगे ओके गुड लक। क्या प्रॉब्लम्स आई? कुछ
बताना चाहेंगे, मतलब किस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी फैमिली? प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी थी कि जैसा क्योंकि कि आपकी उम्र के जो यंग लड़के लड़कियां हैं, जो जनरेशन है, वो सुन रहे हैं और वो भी देखना चाहते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं और उनको हैंडल कैसे करना है, और उसके बाद भी अपने पैशन को परस्यू कैसे करना है। जी, इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि सबसे पहली तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि जिस तरह मैं भी नहीं जानता था कि मेल क्रू एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरह मैंने कभी उसके बारे में जिक्र भी नहीं किया और ना ही मेरी फैमिली इस बात से वाकिफ़ थी। और जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कभी किसी से यूँ एक्सप्रेस नहीं किया कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैंने सबसे पहले अपने आप की इन्वॉल्वमेंट उसमें देखी कि मैं मेरी वो इन्वॉल्वमेंट इस कदर, वो पागलपन था, वो जुनून था, वो क्या था। हर इंसान को लाइफ के किसी ना किसी जोन में किसी चीज़ के बारे में जुनून आता है, जिसके बाद वो अपने टाइम और जोन से बाहर हो जाता है। वो इस चीज़ की बिल्कुल केयर नहीं करता कि मेरे देखने वाले मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मेरी एक्टिविटीज़ नॉर्मल एक्टिविटी से बिल्कुल अलग हो रही हैं, और मेरी भी कुछ ऐसी ही थी। और जब मैंने एयरलाइंस चूज़ करना स्टार्ट की कि कौन सी एयरलाइन सबसे अच्छी है, मैं वीडियोस देखता था, और उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेट कर सकते हैं कि दुबई जाने का भी मेरा इत्तेफाक हुआ। मैं दुबई विज़िट के लिए गया था अपने फैमिली के पास, और वहाँ जाके जब मैंने देखा तो दुबई एयरपोर्ट मेरे लिए सबसे तकरीबन दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और टूरिज़म के हिसाब से वो एक बहुत ही शानदार एयरपोर्ट था। और वहाँ पे मैंने जब देखा कि एक बाकायदा लंबी सी लाइन है एक ही एयरलाइन की, जिसका नाम मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन टेल कलर सब सेम था, जो आपको ये डिफ़ाइन करता है कि हाँ ये यूएई बेस्ड एयरलाइन है। उसके बारे में सर्च किया कि दुबई एयरलाइन या डिफरेंट करके, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज में इजाफा हुआ कि उनकी जो अपनी एयरलाइन है, एक गवर्नमेंट सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है। यूएई में जितनी स्टेट्स हैं, हर स्टेट की तकरीबन 2-3 अपनी स्पेसिफिकली एयरलाइंस हैं। फिर उसमें आप रिलेट करते हैं कि कौन सी एयरलाइंस क्या प्रोवाइड करती है। और जब मैंने सर्च किया तो मुझे एक नाम मेरे फ़ौरन से माइंड में आया, वो थी एमिरेट्स एयरलाइन। दुबई बेस्ड एयरलाइन है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट। और उसके बारे में जब सर्च किया तो आप लोग तो देखते हैं कि कोई भी काम करना हो तो आप देख लें इसकी सैलरी कितनी है, इसके वर्किंग आवर्स कितने हैं, और ये हमें बेनिफिट्स क्या दे रही है। मैंने कभी भी इन 3 चीज़ों में से कुछ भी सर्च नहीं किया। सर्च करना तो बाद की बात है, जब मुझे पता चला कि एमिरेट्स एयरलाइन मुझे अच्छी लगती है तो मैंने उसका टाइम टेबल नोट करना स्टार्ट किया कि क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर में मेरा घर है, तो मैंने देखा कि लाहौर से एमिरेट्स एयरलाइन कितनी फ़्लाइट्स ऑपरेट करती है। क्योंकि मैं तो किसी को ले जा भी नहीं सकता था, ना मैं जानता था, तब तक मैं इतना एविएशन में इन्वॉल्व नहीं था। पता चला कि एमिरेट्स एयरलाइन एक सेक्टर ऑपरेट करती है, वो भी रात की 3:30 बजे। उसी पे मैं आने लगा, मेरा क्वेश्चन भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि मैंने आपके बारे में थोड़ा स्टडी किया है तो मुझे पता चला कि वो एक फ़्लाइट जो रात को गुजरती थी 3:30 बजे, तो मतलब आप अपनी छत के ऊपर तब तक उसका इंतज़ार करते थे जब तक वो गुजर नहीं जाती थी, नीचे जाकर सोते नहीं थे। जी बिल्कुल। और सुबह स्कूल भी जाना था, सुबह कॉलेज भी जाना था, बाकी जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी करनी होती थी। तो ये क्या पागलपन है? मतलब ये पागलपन ऐसा ही है कि वो फ़्लाइट दिन में सिर्फ एक ही ऑपरेट करती थी, और वो टाइम उसका था 3:30 बजे रात। और उसको सिर्फ देखने के लिए स्टार्टिंग में कहा कि अच्छा ये गुजरेगी तो इसको देखते हैं क्या है, मतलब क्या वो घर के पास से गुजरती थी, बिल्कुल करीब से, मतलब नज़दीक से बड़ा प्लेन? तकरीबन 3,500 फीट की हाइट पे। वहाँ क्या नज़र आता है रात को? शायद यही पागलपन था। अच्छा। आम लोग जो हैं वो तो यही देखेंगे ना कि प्लेन जा रहा है, मुझे पता है वो कौन सा जा रहा है, वो कहाँ से उसने टेक ऑफ किया है, वो कहाँ जा रहा है, वो कितना डिले हुआ है, एयरक्राफ्ट टाइप कौन सा है, जो कि आम कस्टमर उस चीज़ को फोकस नहीं करते। जिस तरह यू नो वेविंग लाइक अ बेबी एट द एयरप्लेन। अच्छा, मुझे ये भी बताओ कि आप जब से इस प्रोफेशन को परस्यू कर रहे हो, तब से कर रहे हो जब आप अंडर एज थे, इस प्रोफेशन में क्वालिफाई भी नहीं करते थे। जी बिल्कुल। कोई भी इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट भी ना करे, इंटरव्यू भी ना करे, आपका CV भी रिसीव ना करे परहैप्स। बिल्कुल। तो उस वक्त भी दिल कर रहा होगा कि मैं करूं, जाके इन्वॉल्व हो जाऊं, तो वो कैसे उस टाइम को, उतने कुछ सालों को कैसे हैंडल किया? हैंडल यही है कि जब वो क्रेज़ आया तो एकदम से आया, और कुछ ऐसा आया कि मुझे इत्तेफाक हुआ दुबई में रहने का। और जब आप अपने शौक़ के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं, लेकिन आप ये जानते हैं कि आपकी एज रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है शो करवाने के लिए, आप किसी चीज़ के लिए लीगल नहीं है, जैसा कि आपने बात की, लेकिन वो चीज़ आपके सामने है, वो टेक ऑफ भी कर रही है, वो लैंड भी कर रही है, और पता नहीं क्या था कि लेकिन मैं किसी तरीके से चाहता था कि बस मुझे कोई कुछ दे के, बस मेरा पैशन दे के ही रख ले,
सफ़र किया उस एयरलाइन में? बिल्कुल, मैंने 2-3 बार सफ़र किया है। तो कैसा लगा मतलब उस जहाज़ में सफ़र करके, और कहीं ना कहीं ये फील करके कि इसमें मैं कल को इसी तरह मैं एज ए स्टाफ सर्व कर रहा हूँगा? बाकी जितने ट्रैवलर्स थे वो तो अपनी सीट लोकेट करते ही सो जाते हैं, और मेरा जब इत्तेफाक हुआ उस एयरलाइन में ट्रैवल करने का, तो मैंने एक एक मोमेंट को एंजॉय किया, एक एक मोमेंट। बाकी सब मेरी फैमिली, सब फ्रेंड जोन जितने भी थे, सबको ये पता ठीक है प्लेन्स की तरह ये भी एक एयरक्राफ्ट है, ट्रैवल कर रहा है, उड़ जाएगा, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। लेकिन मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ उसमें बैठ के, क्या ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वो सिर्फ मैं जानता था। मतलब अभी आप मुझे डाइवर्ट कर रहे हो कि आपका एयर इंडस्ट्री जो एविएशन इंडस्ट्री के अंदर ख़ास एक एयरलाइन की तरफ इंक्लिनेशन है? जी बिल्कुल, इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो उसके लिए आपने क्या कुछ क्वालिफिकेशन हासिल की, कुछ अपने आप को किसी इंडस्ट्री से ग्रेजुएट किया, कुछ कोर्स किए? हर फील्ड के लिए एक स्पेसिफिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन लकीली इस फील्ड के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है जो वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि यू हैव टू हैव दिस। और उनके लिए सिर्फ कुछ ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि यूजुअली हर एक में होती हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट्स तो सब में होती हैं, लेकिन वो नॉलेज, वो पैशन, और पैशन नज़र आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप हर चीज़ से बिल्कुल सेपरेट होके उसको सोचते हैं, उसको देखते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आई थिंक मेरे अंदर वो सब एविएटर्स की तरह बहुत सारे इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और अच्छा, मुझे एक और बात बताओ कि कुछ साल पहले तक मैंने जहाँ तक मुझे पता चला है कि आपका काफ़ी वेट था, मतलब चबी टाइप के थे, तो उस तरह के बंदों को तो एविएशन वाले इंटरव्यू भी नहीं करते। जी बिल्कुल। तो उस वक़्त कैसा रिएक्शन था आपकी फैमिली का? और ऐसे लोगों ने ट्रोल तो किया होगा कि ये क्या मजाक है, अपने आप को देखो, आप जिस इंडस्ट्री की तरफ जाना चाह रहे हो उस तरफ देखो। तो फिर उसको कैसे आपने मेंटेन किया, वेट कैसे लूज़ किया, ये सारी चीज़ें? बिल्कुल, और ये जो वेट गेन का जो क्रिटिसिज्म था, ये भी मेरी फैमिली से ही स्टार्ट हुआ। मेरी फैमिली में ही मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला, वो इस चीज़ के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं थे, लेकिन पैशन, वो सिर्फ पैशन ही मेरा देख रहे थे कि मैं सिर्फ उसके बारे में पैशनेट हूँ, उसके बारे में फ़िज़िकली मैं एक्टिव नहीं हूँ, मैं वहाँ अप्रोच करने के लिए मैं कुछ कर नहीं रहा। और उस टाइम पे, क्योंकि ये तकरीबन हर एक जानता है कि जो बीइंग अ फ्लाइट अटेंडेंट, आप कंपनी को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप भी वेल ग्रूम्ड हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अपने आप को मेंटेन किया है। तो फ्लाइट अटेंडेंट काम के लिए ऑफ कोर्स आपके पास एक BMI बॉडी मास इंडेक्स होता है जो आपको फॉलो करना होता है, बिगिनिंग प्रोसेस से, एप्लीकेशन प्रोसेस से। तो मेरे घर से ही मेरे भाई ने मुझे बोला था कि सिर्फ शौक़ नहीं होता, जो सोचना होता है उसके लिए कुछ करना भी होता है। सोचते सब हैं, करता कोई कोई है। उस पॉइंट पे जाके मैंने अपने आप पे फोकस किया और मैंने ये फील किया कि मुझे लिटरली अपने आप को लूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जगह मैं फूडी भी बहुत हूँ, अभी भी हूँ, पहले भी था, लेकिन जब आपने कुछ अचीव कर लिया हो, ख़ास तौर पे फूड के मामले में, फिर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। उस टाइम पे मैंने अपने आप को वेट लूज़ करने के लिए मैंने जिम स्टार्ट की, जिम भी स्टार्ट की, और जिम से इतना मुझे इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने जिम कंटिन्यू की क्योंकि मैं इसी उम्मीद पे था। फर्स्ट टाइम जिम में एक्सपीरियंस था, मुझे आइडिया नहीं था कि ये कितना लंबा प्रोसेस होता है अपने आप को लूज़ करने के लिए। गेन तो आप बहुत जल्दी कर लेते हैं। मैंने जिम की, तकरीबन मैंने 1 साल तक कंटिन्यूसली नहीं, ऑन एंड ऑफ मैंने जिम की। और उसके बाद फिर मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं वापस लाहौर चला गया। वहाँ जाके मेरे पास जिम नहीं थी, जिम्स तो अवेलेबल थी, लेकिन मैं अप्रोच में नहीं कर सकता था। और उस टाइम पे मैंने फिर खुद से ही, वैसे ही एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं घर से नाराज़ होकर निकल गया और मैं वॉक कर रहा था। वॉक करते करते मैं अपने घर से अच्छे खासे डिस्टेंस पे पहुंच गया। जब पहुंचा तो ये भी सोचा था अब यहाँ से वापस भी जाना। वापस चलते चलते फिर ये सोचा कि मैं यहाँ आया क्यों था। अगर आया हूँ तो मुझे थोड़ा सा खुद पे फील हुआ कि ठीक है, लाइट फील कर रहा हूँ, वो तो कंप्लीट हो गया। मुझे उस दिन अच्छा लगा, मैंने दोबारा स्टार्ट किया। जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो वॉक करते करते तकरीबन 1 माह मैंने किया और मैंने छोड़ दिया। फिर इसी तरह एविएशन फील्ड से रिलेटेड मुझे मेरा एक जर्मन फ्रेंड मिला, उसके साथ मैं कांटेक्ट में था। उसकी मैंने जब पुरानी पिक्चर्स देखी तो उसने मुझे बताया कि वो ओवरवेट नहीं था, वो ओबीस था। उसने अपनी यंग एज में अपने आप को किस तरह से लूज़ किया, मैंने उससे उसकी जर्नी पूछी। उसने मुझे बताया कि हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉलो करते हैं खाने के लिए। इस तरह नहीं है कि अगर 1-2 बजे खाना खा लिया तो 3 बजे हमने बिस्किट भी खा लिया, 7-8 बजे अगर हम
मोस्टली 9-10 बजे तो हमारे डिनर्स चल रहे होते हैं, उसके बाद 12-1 बजे नींद नहीं आ रही तो स्नैक्स भी होते हैं। तो उसने मुझे बताया कि हम एक स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करते हैं जिसके बाद हम लोग अगर फैट हो जाए तो वो नेचुरल होता है। उससे पहले अगर हम कुछ अपनी मर्ज़ी से खाते पीते रहें तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उससे मैंने उसकी रूटीन पूछी, रूटीन को मैंने अपने आप पर फॉलो किया, मैंने फॉलो किया उस रूटीन को और सक्सेसफुली लकीली वो रूटीन मुझे सूट भी की। और उस रूटीन को फॉलो करके मैंने तकरीबन 1.5 साल के अरसे में, तकरीबन 15-16 माह में मैंने 21 kg वेट लूज़ किया विदाउट जिम। मैं चलें, 1.5 साल के दौरान ये काफ़ी लोगों को इससे मदद मिल सकती है कि अगर वेट लूज़ करना है तो कैसे किया जा सकता है। और सिर्फ खाना खा के, डाइट कंट्रोल करके, खाएं कुछ भी लेकिन डाइट कंट्रोल करके और वॉक करके आप वेट लूज़ कर सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच। अभी आप अपनी फील्ड के कितना करीब हैं? क्या आप ऑलरेडी उस प्रोफेशन में जा चुके हो? नहीं, अभी मैं उस प्रोफेशन में बिल्कुल नहीं गया, लेकिन जो उसका प्रोसेस है वो सब कुछ अंडर प्रोसेस चल रहा है और मैं ऑलरेडी पहले अप्लाई कर चुका हूँ और उसके लिए मैं रिजेक्ट भी हो चुका हूँ। वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और अटैम्प्ट्स जितने भी हों, जब तक मुझे अल्लाह की तरफ से हिम्मत मिलती रहेगी मैं ट्राई करता रहूँगा। और इस बार मेरा अभी सेकंड टाइम है और मैंने ट्राई किया है और लकीली ये एक पूल है कैंडिडेट्स का, बहुत बड़ा पूल है कैंडिडेट्स का। अगर आप इस फील्ड के बारे में सर्च करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए, इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, जिस जॉब रोल में मैं काम करना चाहता हूँ उस जॉब रोल के लिए मंथली उस स्पेसिफिक कंपनी को वर्ल्ड वाइड कितनी एप्लीकेशन रिसीव होती हैं? मैं गैस करूँ? कर लें आप। तकरीबन 1.5 लाख। 1.5 लाख से भी ज़्यादा पर मंथ वर्ल्ड वाइड, सिर्फ फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब के लिए। और लकीली ये मेरा इस बार सेकंड ट्राई है और मैंने उस पूल में से अभी तक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और मैं अभी अपने तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50% काम हो गया और 50% अभी भी अंडर प्रोसेस है। चलें, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने इसके बारे में मीनवाइल कोई अपने आप को स्किल डेवलपमेंट के लिए अपनी टाइम को यूटिलाइज़ किया कहीं, कुछ सीखने के लिए जो कि रियल टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं, कहीं एक्सपोज किया अपने आप को किसी दूसरी फील्ड के अंदर कि आप अपने पेशेंस को कंट्रोल कर सको, लर्न कर सको, लोगों के साथ कैसे अपना ट्रीट करना है, हैंडल कैसे करना है, अगर गुस्से में कैसे लोगों को हैंडल करना है, प्यार में कैसे हैंडल करना है, डिफरेंट सिचुएशंस में लोगों को कैसे हैंडल, कभी ऐसा मौका मिला एक्सपोज करने का? ये सारी सिचुएशंस तो फेस करने का मौका इतना ख़ास नहीं मिला, लेकिन जब मैं दुबई में था तो मुझे लकीली मैं एमिरेट्स एविएशन यूनिवर्सिटी से मैंने एक बिज़नेस डिप्लोमा स्टडी किया था। जब मैं वहाँ ये स्टडी कर रहा था तो उस दौरान मुझे मैं इस पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे था और मुझे चांस मिला एज एन टीम कोऑर्डिनेटर काम करने के लिए एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में। उस एडवर्टाइजिंग कंपनी में मुझे वो कुछ सीखने को मिला जो इवन कि मैंने सोचा भी नहीं था, न सोच में था न प्लान में था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जिसके थ्रू पेशेंस तो आया, लेकिन ये लेसन ज़रूर मिला कि ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे जिस चीज़ की जो चीज़ मैं रिक्वायर कर रहा हूँ वो मुझे उसी टाइम पे मिलेगी और जिस चीज़ से मैं भाग रहा हूँ मैं इनडायरेक्टली उसी चीज़ के पास हो जाऊँगा। ऐसा भी मेरे साथ बहुत इत्तेफाक हुआ। वो दिन कैसे गुजारे ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत जुल्म हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है मैंने उस काम के बारे में कभी सोच नहीं रखी थी, तो जो भी हो रहा था वो मेरे लिए न्यू था, तो मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना मेरी मजबूरी बन गई थी। उसको मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। कुछ ओवरनाइट शिफ्ट्स भी चल रही थी जिस पे मैं बिल्कुल, होता है कि जैसे आप कोई चीज़ चाह रहे हैं तो आप उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। जब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप खुश नहीं हैं तो आपका ओवरनाइट तो बात की बात है, जो आप वर्किंग आवर्स में काम कर रहे हैं वो भी एक एक मोमेंट आपको स्टार्टिंग में पिंच करता है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। वेरी गुड, अच्छा किया आपने ये सारी चीज़ें कि आप इसको याद रखा कि ये चीज़ें ज़िंदगी में काम आएंगी कि नहीं आएंगी। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस पे ये ज़रूर कहूँगा, मालूम नहीं कि आपने वक्त कैसे गुजारा होगा, लेकिन ये चीज़ें आपको हमेशा मेमोरीज बन के रहेंगी और आप लोगों को इसकी मिसाल दोगे कि इन चीज़ों ने आपको बनाया। अभी शायद आपको समझ ना आए, लेकिन कल आपको ये ज़रूर समझ आएगी कि इन चीज़ों ने ही आपको बनाया, क्योंकि जो टफ़ टाइम होता है ना वो होता है सबसे बेहतरीन उस्ताद। वरना मैंने आज तक कोई ऐसा कामयाब इंसान नहीं देखा जिसको गोल्डन स्पून में खाना मिलता हो,
हर चीज़ उसको फराम की गई हो, लेकिन वो लेजेंड बन गया हो, उसने कुछ अचीव कर लिया हो, बल्कि वो तो अपने कहते हैं ना फैमिली के जो बिजनेस होते हैं उनको भी नहीं चला पाते। तो उठ के जो जो एम्पायर खड़े करते हैं वही करते हैं जो आग से गुजर के आते हैं, जिनको टफ टाइम दिया जाता होता है या बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है या उनको अनफॉर्चुनेटली मिलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। एनीवेज, नाइस मीटिंग यू, बेस्ट विशेस आपकी जर्नी के लिए। सिर्फ आपका इंटरव्यू करने का मकसद ये था इनके कि पैशन आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन उस पैशन के लिए आपको पागल होना भी ज़रूरी है, ज़िद्दी होना भी ज़रूरी है, उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना भी ज़रूरी है। अगर आप करेंगे, उसका इंतज़ार करेंगे, उसकी कीमत पे करेंगे। कीमत का मतलब है उसकी स्टडी करना, उसका इल्म हासिल करना और उस पर काम करते रहना है। और उसका एक टाइम रिक्वायरमेंट है, एक टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ। वो टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत कीमती है और बहुत ज़रूरी है और उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। वो आप करेंगे तब जाके आपको हर चीज़ अचीव होगी। और अगेन, पैशन का होना, जिससे आप प्यार करते हैं वही करना और उसी के लिए जीना, उसी के लिए सब कुछ अपने आप को डेवलप करना, ये बहुत मैटर करता है। आप अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह के आपको इंस्पायरिंग स्टोरी से मैं इंट्रोड्यूस करवाता रहूँगा, मिलाता रहूँगा लोगों से। आप अगर यंग हैं तो पैशन को अपना ज़रूर फॉलो करें। आपका पैशन क्या है, आपकी ज़िंदगी की वजह क्या है, ये ज़रूर देखिएगा। पैशन वही होता है जिसके बाद जो आपको सोने नहीं देता। और मेरे ख्याल उसामा का जो पैशन है वही है कि एयर क्रू मतलब उड़ना चाहता है और उसके बाद क्या करना चाहता है, गॉड नोज़। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me today. थैंक यू सो मच।